आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जहां कुल 12 अनाथ बच्चे अमेरिका के लिए इंस्पिरेशन बन गए। द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका में काफी दिक्कत थी। कई सालों तक बारिश न होने से लोगों की परेशानियां और भी बढ़ गईं। इस वजह से लाखों लोग सड़क पर आ गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। ये साल 1938 की बात है। टेक्सास हाई स्कूल स्टेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच चल रहा है। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका हाफ टाइम बीत चुका है, लेकिन इस टीम का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। इसके सभी प्लेयर्स एक दूसरे से परेशान और गुस्से में हैं। इस सिचुएशन के लिए वो लोग एक दूसरे को दोष दे रहे थे। उनके कोच ने भी उम्मीद छोड़ दी है। उन्हें मोटिवेट करने की बजाय वो एक कोने में चुपचाप खड़े हैं। इसी के साथ मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 6 महीने की पीछे का सीन दिखाया जाता है। उधर फुटबॉल कोच रस्टी रसल अपने परिवार के साथ नई नौकरी के लिए एक अनाथालय में जाता है। इधर 150 से ज्यादा बच्चे रहते हैं। रसल यहाँ का फुटबॉल कोच और उसकी वाइफ जेनी को इंग्लिश एंड म्यूजिक टीचर के रूप में अपॉइंट किया गया है। रसल पहले एक सैनिक था, लेकिन एक युद्ध में उसके भाई की मौत के बाद उसने आर्मी छोड़ दिया। तब से वह फुटबॉल की कोचिंग कराता है। एक समय पे वो खुद भी फुटबॉल खेलता था और वो भी एक अनाथ है। यहाँ का केयर टेकर फ्रैंक उनका वेलकम करता है। इस बीच शेरिफ एक लड़के को लेकर इधर आए जिसका नाम है हार्डी ब्राउन। वो भी इसी अनाथालय में रहता है। जब वो छोटा था तब उसके पिता को उसके सामने ही शूट करके मार दिया गया था। फिर उसकी माँ भी उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई, लेकिन अब तक वो अपनी माँ को मिस करता है और सोचता है एक दिन उसकी माँ इधर जरूर आएगी उसे लेने। दूसरी तरफ फ्रैंक रसल और उसके परिवार को उसका रूम दिखाता है। ये रूम रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी वो लोग एडजस्ट करते हैं। अगली सुबह यहाँ के डॉक्टर के साथ रसल की मुलाकात होती है। डॉक्टर बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने रसल को यहाँ अपॉइंट किया है। रसल और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अनाथालय में एक प्रिंटिंग प्रेस भी है जहाँ सभी लड़के काम करते हैं और फ्रैंक उनकी निगरानी करता है। काम करते समय एक लड़के से एक छोटी सी गलती होने पर फ्रैंक उसे बेरहमी से पिटने लगता है। इस बीच रसल आके फ्रैंक को रोका और कहा, फिर कभी लड़के पे हाथ मत उठाना। वो उनको ग्राउंड पे ले गया, लेकिन किसी के पास भी जूते नहीं थे। डॉक्टर से पूछने पर डॉक्टर ने कहा उनके पास शूज जर्सीज कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसा एक अच्छा कोच है। फिर रसल उन्हें गेम के सारे रूल्स बताकर फुटबॉल सिखाना स्टार्ट करता है। हार्डी ब्राउन जिसे हम कुछ देर पहले देखे थे, वो हमेशा गुस्से में रहता है। खेलते हुए उसने एक लड़के को जोर से पंच मार दिया और उसके लिए रसल ने उसे सजा के तौर पर ग्राउंड के चक्कर लगाने बोला। गेम के बाद सारे लड़के रूम में आ चुके थे, लेकिन हार्डी तब भी चक्कर लगा रहा था। कुछ देर बाद टायर्ड होकर वो ग्राउंड पे गिर गया। तब रसल ने उसे भी रूम में जाने को कहा, लेकिन फ्रैंक को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि लड़के जब फुटबॉल खेलते हैं तब उनका प्रिंटिंग प्रेस बंद रहता है। इसके बाद रसल को कहा जाता है, लड़के फुटबॉल खेले, इसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं और लड़के को एक टेस्ट भी पास करना होगा। रसल को एक रूल बुक भी दिया जाता है। इसके बाद रसल और जेनी मिलकर लड़के को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं और शाम को फुटबॉल प्रैक्टिस भी जारी रखते हैं। इस बीच डॉक्टर उनके लिए फुटबॉल किट भी अरेंज करते हैं। किट पाकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर टेस्ट में 4 लड़कों को छोड़कर सभी लड़के पास हो जाते हैं और अब वे फुटबॉल खेल सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक बॉल था, लेकिन प्रैक्टिस करते समय वह भी फूट गया। फिर जेनी ने उनके लिए बॉल बनाई, लेकिन वह भी फूट गया। टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, लेकिन उनका एप्लीकेशन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन करने के लिए उनके स्कूल में मिनिमम 500 स्टूडेंट्स होने चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 150 बच्चे थे और ये कोई स्कूल नहीं बल्कि अनाथालय है। तब डॉक्टर कहते हैं कि रूल बुक में लिखा है अगर किसी स्कूल में 500 से कम बच्चे हैं और वे भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें बहुमत से स्वीकार किया जा सकता है और स्कूल डिवीजन के सभी कोच इस वोटिंग में हिस्सा लेंगे। अंत में ज्यादा से ज्यादा कोच उनके फेवर में वोट किए और इस तरह वे खेल में भाग ले पाएंगे। उनकी टीम का नाम रखते हैं माइटी ऑर्फन्स। फिर आता है उनके पहले मैच का दिन। उनके सामने वाली टीम 2 बार स्टेट चैंपियन थी और उनके प्लेयर्स भी इनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। पहला मैच होने के कारण सभी थोड़ा टेंशन में थे। ऊपर से टॉस के समय दूसरी टीम का कैप्टन इन्हें बुरा भला बोलने लगा। ये सुन के हार्डी को बहुत गुस्सा आया और उसने उस पर हमला कर दिया। हार्डी के गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। किसी भी तरह उसके दोस्त उसे संभालते हैं। फिर मैच स्टार्ट होता है, लेकिन ये लोग बुरी तरह हार जाते हैं। इनके बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी और ये लोग आपस में लड़ने लगे। मैच हार के वो काफी ज्यादा अपसेट है और उन्हें लग रहा है कि ये गेम उनसे नहीं हो पाएगा। तब उनके कोच ने उन्हें मोटिवेट किया। रसल ने कहा, तुम लोगों की तरह मैं भी एक अनाथ हूँ, लेकिन मुझे इसका दुख नहीं है, उल्टा मैं गर्व महसूस करता हूँ। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। तुम सभी माइटी वॉरियर्स हो और मेरा मानना है कि तुम लोग ये टूर्नामेंट जरूर जीत पाओगे। रसल की बातें सुन के सभी मोटिवेट होते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं। रसल एक यूनिक स्ट्रैटेजी बनाता है जो टेक्निक पहले किसी भी टीम ने अप्लाई नहीं की थी, इसीलिए नेक्स्ट मैच में ओपोनेंट टीम उन्हें पकड़ भी नहीं पाती। एक के बाद एक गोल ये लोग कर रहे थे और इजीली इस मैच को जीत जाते हैं। ऑडियंस माइटी ऑर्फन्स को अंडरडॉग समझ रहे थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग चौंक गए। फिर तीसरा मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। रसल और उसके लड़के ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये मैच भी जीत लिया। एक के बाद एक मैच वो लोग जीत रहे थे और ये देखकर सब लोग उनके फैन होने लगे। प्रख्यात जर्नलिस्ट ने भी उनके विषय में लिखना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भी ये खबरें पहुंच चुका था।
अब कोई उनको अंडरडॉग नहीं समझता। सबको यकीन था कि माइटी ऑर्फन्स चाहे तो ये टूर्नामेंट भी जीत सकता है, लेकिन इस तरक्की से फ्रैंक को जलन हो रही थी। हार्डी ब्राउन टीम के बेस्ट प्लेयर हैं। किसी भी तरह अगर उसे हटा दिया जाए तो माइटी ऑर्फन्स और मैच जीत नहीं पाएंगे। इसलिए फ्रैंक उनके ओपोनेंट टीम के कोच को हार्डी का गलत बर्थ सर्टिफिकेट देता है। सेमीफाइनल मैच में ओपोनेंट टीम का कोच एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को कहता है हार्डी ब्राउन को इंजर्ड करने के लिए, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे प्लेयर का पैर तोड़ दिया, जिससे ये प्लेयर टूर्नामेंट से ही निकल गया। किसी भी तरह माइटी ऑर्फन्स ये मैच जीत तो जाते हैं, लेकिन फाइनल मैच में उनके 11 प्लेयर्स लेकर खेलना होगा, जो काफी टफ होने वाला है। अगले दिन अखबार में न्यूज छपा कि हार्डी ब्राउन ओवर एज होने के कारण उसे टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तब रसल ने चेयरमैन के पास जाकर प्रोटेस्ट किया, लेकिन चेयरमैन उनके अगेंस्ट थे। वो हार्डी ब्राउन के नाम पर पुलिस में कंप्लेन करने की बात भी करते हैं। रसल अपने रूम में परेशान होकर बैठा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। तभी उसकी वाइफ ने उसे कुछ लेटर्स दिए जो कि माइटी ऑर्फन्स की टीम के लिए थे। ऑर्फन्स के पूरे अमेरिका में प्रशंसक हैं और सभी चाहते हैं कि ऑर्फन्स यह टूर्नामेंट जीते। सभी ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी और उनकी सक्सेस के लिए प्रार्थना की। ये देखकर रसल का भी हौसला बढ़ा। इसी बीच उसकी टीम भी उसके पास आई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हार्डी कहाँ है। कुछ देर बाद उन्हें हार्डी मिल गया। वह फार्म हाउस के अंदर रो रहा था। रसल ने उसे समझाया कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है, तुम्हें हर कदम पर संघर्ष करना होगा। हार्डी ने कहा कि जब वह छोटा था तो उसके पिता को उसके सामने गोली मार दी गई थी। फिर उसकी माँ भी उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। इस दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है, ये कह के वो रोने लगा। तब उसके टीम मेंबर्स ने कहा, हम है ना, हम सब एक परिवार हैं और इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। इधर स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले माइटी ऑर्फन्स को टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई करने के बारे में सोचते हैं और ये बात पूरी अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है। सब लोग चाहते हैं ऑर्फन्स फाइनल मैच खेले और उसके लिए प्रोटेस्ट भी होने लगा। तभी रसल हार्डी का असली बर्थ सर्टिफिकेट शो करता है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट का भी कॉल आता है और ऑर्फन्स को आखिरकार मैच खेलने की परमिशन दे दी जाती है। इधर गलत बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया गया और रसल अपनी टीम को लेकर फाइनल मैच खेलने के लिए निकल गए। अब हमने मैच के हाफ टाइम का सीन दिखाया गया, जहाँ ओपोनेंट टीम का स्कोर 7 है और ऑर्फन्स अभी भी 0 पर है। इसी के साथ मूवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे वापस आ जाती है। सभी लड़के घायल हैं। हाफ टाइम तक ओपोनेंट टीम ने उनका बुरा हाल कर दिया था। सब लोग परेशान थे, जीतने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन तभी हार्डी ब्राउन सामने आया। उसने ऐसी स्पीच दी कि सभी लड़के फिर से मोटिवेट हो गए। दूसरे हाफ में पूरे जोश के साथ ग्राउंड पे उतरे। कुछ ही सेकंड्स में ऑर्फन्स ने पहला गोल कर दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसा करते करते मैच इंटरेस्टिंग होने लगा। प्रेसिडेंट से लेकर पूरा अमेरिका सोच रहा था कि ऑर्फन्स ये मुकाबला जरूर जीतेंगे। मैच में अब कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। ऑर्फन्स का स्कोर है 6 और ओपोनेंट टीम का स्कोर है 7। ऑर्फन्स के लिए ये आखिरी मौका है गोल करने का। एक के बाद एक लड़के में बॉल को पास करने के बाद हार्डी के पास बॉल आता है। इंजर्ड होते हुए भी वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, फुल स्पीड में भागने लगता है, लेकिन गोल लाइन को छूने से पहले ही ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स उसे पकड़ लेते हैं और बस 2 इंच से हार्डी गोल लाइन को पार नहीं कर पाता। ऑर्फन्स फाइनल मैच हार चुके थे, लेकिन दर्शक उनके लिए ही चीयर करते हैं। यहाँ तक कि ओपोनेंट टीम और उनके कोच भी उन्हें बधाई देते हैं। ऑर्फन्स के पास न कोई फुटबॉल किट थी, न कोई सुविधाएं, फिर भी पहली कोशिश में ये लोग फाइनल मैच तक खेले। इससे बारी जीत और क्या हो सकती है। अनाथालय में वापस आने पर भी उनका वेलकम विनर्स की तरह होती है। सब लोग बहुत खुश थे। अब उनको और किसी चीज की कमी नहीं है। खुद प्रेसिडेंट उनकी मदद करते हैं। उनकी पढ़ाई, उनके गेम्स, सब चीजों का खर्चा अब सरकार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।